क्या कह रहा है देखो फर्स्ट लाइन। अब बैकग्राउंड समझ में आ गया ना, अब पढ़ने में मजा आएगा। पहली लाइन, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। भाई ये लाइन बड़ी खतरनाक है। हाउ हैप्पी इज ही, वो इंसान कितना खुश है। बॉर्न और टॉट, यहां एक तर्जुमा ये किया जाता है कि या तो वो पैदाइशी तौर पर खुश है। पैदाइशी तौर पर खुश कौन होता भाई? या उसने खुश रहना दुनिया में आने के बाद सीखा, टॉट। अच्छा ये भी किसी हद तक सही तर्जुमा लगता है मुझे, लेकिन एक्चुअली यहां पर हमें जाना पड़ेगा एलिजाबेथन पीरियड की इंग्लिश में, क्लासिकल एज। क्लासिकल एज की जो इंग्लिश है उसमें टॉट का मतलब है डाइड। टॉट का क्या मतलब है? जी जनाब। ठीक है, अब ये समझना मुश्किल है। अब पढ़िए इस लाइन को, हाउ हैप्पी इज ही, कितना खुश है वो इंसान। बॉर्न और टॉट, हाँ पैदा हो या मरे हर हाल पे खुश है। अब हर हाल पे खुश है, दुनिया में आए तो भी खुश है, दुनिया में जाए तो भी राजी है, ना उसे इस पर कोई एतराज़ ना उस पर कोई एतराज़। तो वो दर्द कहता है कि लाई हयात आई कज़ा और ले चली चले, है ना, कि ज़िंदगी हयात हमें दुनिया में लाई, हम आ गए खुशी खुशी। कज़ा लेके जा रही है, मौत लेके जा रही है, हम जा रहे हैं खुशी खुशी, क्योंकि ना ये हमारे बस में ना वो हमारे बस में। हम तो इस पर भी राज़ी हैं, इस पर भी राज़ी हैं। ये है फैटलिज्म की थॉट। यही बात शेक्सपियर इस अंदाज में कहता है कि दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। ये जो फैटलिस्ट दुनिया है, फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग है, ये सिर्फ पैदा होते हैं और मरते हैं बस, इनके बस में और कुछ नहीं है। इन्हें सिर्फ पैदा होना और मरना है, कीड़े मकोड़ों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह, जो पैदा होते हैं और मरते हैं बस। ना उनके पैदा होने से दुनिया पे वो फर्क पड़ता ना मरने से। ठीक है, तो रियल ट्रांसलेशन इसका ये है, तो वो शख्स कितना खुश है, हाँ पैदा हो या मरे हर हाल में खुश है। अगली लाइन, दैट सर्वेंट नॉट अनदर्स वुल। सर्वेंट मैंने बताया था आर्काइक इंग्लिश है। कौन सी इंग्लिश है? आर्काइक का क्या मतलब है? ओल्ड, ओल्ड इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में इसके मीनिंग क्या होंगे? तो बेटा आज हम जहां वर्ब में एस और ईएस का इजाफा करते हैं, ओल्ड इंग्लिश में वहां वर्ब में टीएच या ईटीएच का इजाफा हुआ करता था। जब लिखा है सर्वेंट तो हम आज की इंग्लिश में से ट्रांसलेट करेंगे सर्व। सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व कौन करता है? जो सर्वेंट होता है ना। तो सर्वेंट का मतलब बीइंग स्लेव, गुलाम होना। सर्व करने वाला कौन होता है? गुलाम होता है। तो कह रहे हैं दैट सर्वेंट नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे की मर्जी का गुलाम नहीं होता, जो दूसरे की मर्जी का गुलाम नहीं होता। ठीक, whose armor is his honest thought। आर्मर बेटे, आर्मर का यहां मतलब है शील्ड। वैसे आर्मर किसे कहते हैं? आर्मर इज अ मेटेलिक एरे यूज्ड टू बी worn बाय द प्रिमिटिव सोल्जर्स। पुराने जमाने के जो सोल्जर्स थे ना, वो पहना करते थे लोहे का एक लिबास, मेटल का, तीर तलवार के जख्म से बचने के लिए, उसे आर्मर कहते थे। लेकिन यहाँ इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ढाल, शील्ड, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ठीक है, इसे उर्दू में कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में?
आर्मर को उर्दू में क्या कहते हैं? जिर। जर्रा नहीं है, जर्रा जाल से आता है, ये जिर। बहुत से लोग इसे जिरा भी पढ़ते हैं, जिरा नहीं है भाई, जिर। जैसे सुबह नहीं है, सुबह। इस लफ्ज का सही तलफ़ुज़ ये है। अच्छे अच्छे उर्दू के प्रोफेसर भी इसे क्या पढ़ते हैं? जिरा। जिरा बख्तर, ओ भाई जिर बख्तर, जिर लफ्ज है, ठीक है ना। तो किसी का शेर भी है कि जिर जख्मों से बुनी हो जिसकी, उसको तीरों का डर नहीं होता। हाँ मेरा ही, वो शायर मैं ही। तो जिरा नहीं है बेटा, जिर है। लेकिन यहां इसका मतलब है शील्ड, ढाल, बचाने वाली चीज, है ना। Whose armor is his honest thought, उसकी ईमानदाराना सोच, नेक ख्याल उसकी ढाल है। यानी उसकी ईमानदारी वाली सोच जो है वो उसके लिए ढाल का काम करती है, शील्ड का, डिफेंस के लिए। शील्ड इस्तेमाल होती है डिफेंस के लिए। अगली लाइन देखो, एंड सिंपल ट्रूथ हिज utmost स्किल। बेटे utmost का मतलब है यहां स्ट्रॉन्गेस्ट, और स्किल का क्या मतलब है? हुनर नहीं, वेपन, हथियार। स्किल का मतलब है वेपन, हथियार। अब ये कैसे पता? बेटे आप जो पोइट्री पढ़ रहे हैं, एलिजाबेथन पीरियड की पोइट्री पढ़ रहे हैं। एलिजाबेथन पीरियड क्लासिकल एज का हिस्सा है, ये क्लासिक पोइट्री है। क्लासिकल एज में जो इंग्लिश इस्तेमाल होती थी तो उसकी मीनिंग हम रेफरेंसेस से निकालते थे, डिक्शनरी नहीं थी उस ज़माने में। तो बहुत से वर्ड्स के मीनिंग वो मिलेंगे आपको जो अब इस्तेमाल भी नहीं होते, अब कुछ और मीनिंग होते हैं। जैसे शेक्सपियर ने एक वर्ड यूज़ किया अपनी पोइट्री में इस दौर में, टर्न। अब टर्न का क्या मतलब है? मुड़ना, मोड़ना, है ना। यहाँ टर्न का मतलब है गुनगुनाना, ट्यून या सिंग। वो कहता है under the greenwood tree who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat, come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather। शेक्सपियर है। तो मैरी नोट के लिए वो वर्ड यूज कर रहा है टर्न, टर्न हिज मैरी नोट, कि वो अपने खुशियों भरे गीत मोड़ेगा नहीं, गुनगुनाएगा, है ना। तो बेटे क्लासिकल एज में डिक्शनरी नहीं होता। हमारे यहाँ कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, वो डिक्शनरी से मीनिंग देख कर आते हैं। अक्सर जो काबिल लोग हैं वो लिटरेचर जानते हैं, जो वो सही पढ़ा रहे हैं। कोचिंग सेंटर माफिया जो ना, तो कोचिंग सेंटर्स में जो इंग्लिश के टीचर पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादातर जो है वो डिक्शनरी से मीनिंग देखे और पढ़ा दिया। तो वो डिक्शनरी में लिखा टर्न का कुछ और मतलब, वो पढ़ा दिया, वो, है ना। स्किल का मतलब महारत या हुनर, वही पढ़ा दिया। वो भाई क्लासिकल एज में स्किल के मीनिंग हुआ करते थे वेपन, हथियार। तो यहाँ यही मीनिंग लिए जाएंगे। अब देखो ना, डिफेंस के लिए क्या इस्तेमाल किया उसने? ऑनेस्ट थॉट एज आर्मर। अपने आप को बातिल कुव्वतों से बचाने के लिए उसकी ईमानदाराना सोच एक ढाल बन जाती है। अब बातिल कुव्वतों से टकराना है तो उसे हथियार चाहिए। वो हथियार क्या है? सिंपल ट्रुथ, अटमोस्ट स्किल, उसका सच। सच जो है ना, सिंपल ट्रुथ, छोटा सा सच, वो बातिल कुव्वतों के खिलाफ मजबूत तरीन हथियार साबित होता है, ठीक है। यानी वो एक हक की बात बोल दे तो सारी बातिल कुव्वतें ढेर हो जाती हैं। आई बात समझ में? उतारें जरा।
सेकेंड स्टेंजा पे चलते हैं। बेटे ये असल में बताऊं मैं आपको, लिटरेचर जो है ना, ग्रामर हर एक पढ़ा लेता है, सारे चैंपियन लोग ग्रामर ही पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो भाई ग्रामर आपकी पेपर में 30-35% है, 65% to 70% आपके पेपर में, एनुअल के पेपर में लिटरेचर है। आपको ग्रामर के एक्सपर्ट नहीं, लिटरेचर के एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेज ये आप मैट्रिक तक पढ़ते आ रहे हैं, ये तो जैसे तैसे कर भी लेंगे आप, लिटरेचर कहाँ से करोगे भाई? आपको लिटरेचर चाहिए, लिटरेचर पढ़ रहे हैं आप। और ये इंग्लिश पोइट्री चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो, हर एक के बस की बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, दिस इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। खाला जान का घर नहीं है, लोहे के चने चबाना है, ठीक है ना, राइट? अच्छा जी, सेकेंड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं whose passions not his masters are। अब वर्ड इस्तेमाल हुआ जनाब पैशंस का। देखो एक बात याद रखो, पैशंस के मीनिंग क्या है यार? एक बात मुझे बताओ, पैशन का सिंगुलर पैशन के मीनिंग है जुनून, इंस्टिंक्ट, जुनून, ठीक है ना? अच्छा जी, लेकिन पैशन की प्लूरल नहीं होती, जुनून की प्लूरल होती है कभी? उर्दू में बना के दिखाओ जुनून की प्लूरल, कभी सुनिए? जुनून सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है उर्दू में भी, इसकी कोई प्लूरल कभी नहीं सुनी होगी आपने, होती नहीं, ठीक है ना? तो पैशन से पैशंस कैसे हो गया? ये तो गलत हो जाएगा। लिटरेचर में जब भी पैशंस इस्तेमाल हो प्लूरल में तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे भैया। लिटरेचर में जब भी पैशंस यानी प्लूरल इस्तेमाल होगा तो मीनिंग क्या होंगे? डिजायर्स, ख्वाहिशात, जुनून नहीं, ख्वाहिशात। अच्छा, मास्टर किसे कहते हैं? मास्टर, मालिक, आका। अब कह रहे हैं whose passions not his masters are। इस लाइन को अगर समझना है तो सिर्फ अल्फाज को आगे पीछे करना होगा, रीअरेंज करना होगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं अल्फाज रीअरेंज करके। whose passions are not his masters, बात समझ में आ गई? whose passions are not his masters, उसकी ख्वाहिशात उसकी आका नहीं होती। क्या मतलब? he is not the slave of his passions, वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं होता भाई, उसकी ख्वाहिशात उसकी आका नहीं होती। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं होता। दैट्स सिंपल। whose passions not his masters are means who is not the slave of his passions, वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं होता, ठीक? whose soul is still prepared for death। सोल किसे कहते हैं? रूह को कहते हैं। स्टिल का मतलब क्या है? स्टिल का मतलब ठहरा हुआ, और कोई मतलब? स्टिल, इट्स स्टिल रेनिंग, अभी तक, है ना? यही मीनिंग सुने होंगे आपने। नहीं, स्टिल के यहाँ मीनिंग है ऑलवेज, हमेशा। ये कहाँ से आ गया भाई? बता रहा हूँ ना, क्लासिकल पोइट्री है। क्लासिकल पोइट्री में डिक्शनरी फेल हो जाती है, डिक्शनरी फेल हो जाती है। स्टिल का मतलब है ऑलवेज, ठीक? तो याद रखिएगा, whose soul is still prepared for death, उसकी रूह हमेशा तैयार रहती है मरने के लिए। भाई जिसका काम ही यही है दुनिया में आना और जाना, बस वो आ गया, अब जाने के लिए तैयार है। भाई देखो, जो एम्बिशियस पर्सन होगा ना,
जिसके कुछ एम्बिशंस होंगे, एम होंगे, उससे बोलोगे भाई चलो मौत का वक्त आ गया मर जाओ, तो कहेगा नहीं यार अभी ठहर जाओ जरा, मेरे ये एक दो एम्बिशन पूरे हो जाए, है ना, पहले ये हो जाए फिर मैं। और जब वो एम्बिशन पूरा हो जाएगा तो उसका कोई और एम्बिशन बन चुका होगा, कहेगा नहीं बस ये और हो जाए। जैसे भी आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, अभी आपसे कहें चलो भाई बुलावा आ गया, आप कहीं नहीं नहीं यार मैं ज़रा इंजीनियर बन जाऊँ, फिर भले, है ना। अच्छा अब इंजीनियर बन गए तो आप कहते हैं इंजीनियर तो बन गया, जरा शादी वादी हो जाए, फिर भले शादी होगी तो आप कहते हैं यार बस बच्चे और देखूँ जरा, सैन में दो चार फूल खिल जाएं। अच्छा वो भी होगा, अब आप कहते हैं बच्चे के ये बड़ा वाला है ना, इसके माथे पे सेहरा और देख लूँ। अच्छा वो भी हो गया, आप कहते हैं ये आखिरी वाला सबसे छोटा रह गया, इसका और हो जाए बस फिर मैं। अच्छा वो हो जाए तो फिर आप बस पोता पोतियों की बहारें देख लूँ। ये इंसान की फितरत है ना, वो मरने के लिए तैयार नहीं होता, कभी कभी नहीं तैयार होता। लेकिन जिस शख्स का कोई एम्बिशन नहीं है, एम नहीं है, टारगेट नहीं है, वो तो हर वक्त तैयार है ना। तो ये ऐसे ही इंसान की बात हो रही है, मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है। ये गलत फहमी है जो लोग इस तरह पढ़ा रहे हैं ना कि हमें ऐसा होना चाहिए, नहीं भाई, ये उस इंसान की बात हो रही है जिसका कोई एम्बिशन ही नहीं है, फैटलिस्ट है, वो हैप्पी रहेगा बकौल शायर के, हम नहीं मानते, याद रखिएगा। He is always, his soul is still prepared for death, उसकी रूह तो हर वक्त तैयार है मौत के लिए, जब भी बुलावा आए, लाई हयात आई कज़ा और ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले, है ना। तो अब देखिए अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय कैर्स, भाई अनटाइड का क्या मतलब है बेटे, ये जो वर्ड है टाई, टाई का क्या मतलब है, बांधना, टाई का मतलब है बांधना। ये बंद कर दो, दरवाजा बंद कर, रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही है। टाई का मतलब है बांधना। अच्छा इसका मैं एडजेक्टिव बना दूं टाइड, इसका मतलब हम कहेंगे बंधा हुआ। और अनटाइड जो बंधा हुआ नहीं है, आसान अल्फाज में हम कहेंगे फ्री, आजाद है, जो आजाद है वो अनटाइड है। अनटू, मैंने बताया था अनटू ऑपोजिट होता है किसका, टू का। आर्काइक इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में अनटू यूज्ड टू बी द ऑपोजिट ऑफ टू। आज की इंग्लिश, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में टू का ऑपोजिट होता है फ्रॉम। तो देखो अनटाइड अनटू यानी फ्री फ्रॉम, सीधा सीधा तर्जुमा है, फ्री फ्रॉम, है ना। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर्स, ये वर्ल्ड बाय पूरा एक फ्रेज है, वर्ल्ड बाय, ऐसा नहीं है अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर्स, ऐसा नहीं है भाई, तो गलत फहमी है। वर्ल्ड बाय, ओल्ड इंग्लिश में इसमें स्पेस नहीं होता था, और अगर स्पेस होता था तो हाइफन के साथ होता था, अब हाइफन भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। तो वर्ल्ड बाय का मतलब आज की इंग्लिश में निकलेगा वर्ल्डली, यानी दुनियावी। यही तो मैं कह रहा हूं, हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक चैंपियन उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। केयर्स किसे कहते हैं, फिक्रें, तफक्कुरात। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर्स, फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली केयर्स, वो दुनियावी फिक्रों से आजाद है। कौन सी दुनियावी फिक्रें, दो हैं। नंबर एक पब्लिक फेम, नंबर दो प्राइवेट ब्रेथ। भाई पब्लिक फेम मीन्स पॉपुलैरिटी, शोहरत, और प्राइवेट ब्रेथ क्या है, विस्परिंग, विस्परिंग्स, क्या मतलब, यस व्हाट पीपल से अबाउट वन इन हिज एब्सेंस। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो सुनो बेटे, जो लॉर्ड है, जो ड्यूक है, उसके साथ प्रॉब्लम यही है, वो चंद
फ्लैटरर्स, चमचे, खुशामदियों को पालता है, जो मुख्तलिफ जगहों पर उसके कसीदे गा रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी शोहरत फैला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पब्लिक फेम उनकी ज़रूरत है, इसके लिए बड़ा फिक्रमंद रहते हैं वो। दूसरे यही चमचे एक और काम भी कर रहे हैं, आके चुपके चुपके कान में बता रहे हैं, फला लॉर्ड आपके खिलाफ ये कह रहा था, फला ड्यूक ने आपके खिलाफ ये कहा था, फला आपकी बात पे हंस रहा था। वो जो विस्परिंग्स हो रही ना, वो है प्राइवेट ब्रेथ। और इन दो चीज़ों, इन दो फिक्रों में ही वो मुब्तला रहते थे कि हमारे सामने लोग हमारे बारे में क्या करें और हमारे पीछे क्या करें। तो ये प्राइवेट ब्रेथ और पब्लिक फेम। लेकिन जो शख्स फैटलिस्ट है, उसको ना तो इस फिक्र में मुब्तला है ना इसमें, वो इन फिक्रों से आज़ाद है। उसे क्या दुनिया कुछ भी कहे, उसे तो बस मरना है आखिरकार, तकदीर के मुताबिक जो हो रहा है तकदीर में लिखा है। आई बात समझ में? ठीक, निशान लगा के डेट डाल दो। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है?